हेलो डियर स्टूडेंट्स, MI एग्रीकल्चर कॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज अपने बात करने जा रहे हैं एग्रोन 211 यानी सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर। सब्जेक्ट का नेम है अपना खरीफ क्रॉप। कल अपने डिस्कस की थी, लास्ट जो पहली वीडियो थी इसमें अपने खरीफ क्रॉप का सारा सिलेबस डिस्कस किया था मैंने। उसमें अपने देखा था कि राइस, मेज, सोरगम और पर्ल मिलेट, ये कौन सी क्रॉप्स है? ये सीरियल्स क्रॉप है। कौन सी है? सीरियल्स क्रॉप्स, जिसमें से आज अपने चूज करते हैं सीरियल्स क्रॉप्स बता दी। कल मैंने पल्सेस क्रॉप्स भी बताई थी, फाइबर क्रॉप्स भी बताई थी। इसके बाद में अपने फोडर क्रॉप भी अपने डिस्कस किया था कि कौन कौन से अपने सिलेबस में है, तो वो सिलेबस आप देख लेना। आज अपने पहला टॉपिक उठाते हैं राइस। ठीक है, अब अपने राइस के अंदर देखते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने क्या क्या सिस्टम होता है। बात करते हैं राइस। सबसे पहले अपने इसमें देखें तो अदर नेम की बात करें, अदर नेम, तो राइस को चावल कहा जाता है हिंदी के अंदर और धान भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने इसकी बोटेनिकल नेम की बात करें, बोटेनिकल नेम तो ओराइजा स्टाइवा। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें फैमिली की अगर बात करें तो इसकी जो फैमिली है वो ग्रेमिनी या बोल दो आप पोएसी, या बोल सकते हो घास कुल की क्रॉप या ग्रेमिनी या पोएसी। इसके बाद में अपने इसमें देखें तो 2n बराबर कितने होते हैं? क्रोमोसोम संख्या देखें तो 24 क्रोमोसोम संख्या होती है। इसके बाद में अपने बात करें ओरिजिन की, तो ओरिजिन इसका देखते हैं यानी राइस का उत्पत्ति स्थान भारत है, इंडिया। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें इसमें कि इसके पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? पुष्प क्रम को, तो अपने पुष्प क्रम की अगर बात करें, पुष्प क्रम फ्लावर टाइप को क्या कहते हैं? फ्लावर टाइप को इसमें कहते हैं पेनिकल। क्या कहते हैं? पेनिकल। फिर अपने बात करें ग्रेन टाइप, यानी इसके दाने के प्रकार को किस नाम से जाना जाता है? तो दाने के जो प्रकार का नाम है वो है कैरियोप्सिस। कौन सा? कैरियोप्सिस। अब अपने बात करें कि कैरियोप्सिस और अन्य कौन सी फसलों के नाम हो सकते हैं, तो जितनी भी सीरियल्स क्रॉप्स हैं, जितनी भी क्रॉप्स हैं उन सभी क्रॉप्स का दाने का जो प्रकार होता है वो कैरियोप्सिस ही होता है। जैसे अपने बात करें राइस हो गया, ठीक है, सोरगम हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, मेज हो गया। ठीक है, इनका दाने का प्रकार क्या होता है? कैरियोप्सिस ही होता है। नेक्स्ट अपने इसमें बात करें तो जीन की बात करें अगर, किसमें इसके दाने के अंदर कौन सा जीन पाया जाता है, तो जीन का नाम है DG वो जीन। इसके बाद में अपने इसके अंदर और बात करें तो टेस्ट वेट देखें, टेस्ट वेट यानी परीक्षण भार देखें तो इसका परीक्षण भार जो चावल का होता है वो होता है 25 ग्राम। ठीक है, इसके बाद में अगर अपने बासमती चावल का देखें तो 21 ग्राम होता है। इसके बाद में अपने बात करें इंपॉर्टेंस की, किसकी? इंपॉर्टेंस कि इस फसल के अंदर मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है,
अब ऐसे तो है नहीं कि अपने इसकी बात करेंगे तो ये लिखेंगे कि खाने में काम आता है, ये आता है। अपने इसमें देखते हैं प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। प्रोटीन की मात्रा 6 से 7% पाई जाती है। नेक्स्ट बात अपने देखते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 70 से 72% पाया जाता है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। राइस अदर नेम चावल और धान कहते हैं, इसको अक्ष्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष्त। इसके बाद में अपने बोटेनिकल नेम की बात करें, ओराइजा, स्टाइवा। और फैमिली की बात करें, ग्रेमिनी या पोएसी बोल दो या घासफूल। 2n बराबर की बात करें तो इसमें 24 पाए जाते हैं गुणसूत्र संख्या। ओरिजिन की बात करें तो भारत मुख्यतः उत्पत्ति स्थान माना जाता है। पुष्प क्रम की अगर बात करें, पेनिकल। ग्रेन टाइप क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है। अन्य जो फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें जितनी भी है, उनका ग्रेन टाइप कैरियोप्सिस ही होता है। इसके बाद में अपने जीन की बात करें तो इसके अंदर जीन डी जी वो जीन पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में टेस्ट वेट की बात करें तो चावल में 25 ग्राम होता है और बासमती चावल जो होता है उसमें 21 ग्राम होता है। इंपॉर्टेंस की बात करें, प्रोटीन की मात्रा 6 से 7% और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 70 से 72%। इसके बाद में अपने और बातें करें इंपॉर्टेंस के बाद में अपने इसमें इंस्टीट्यूट देख लें। एक होता है इंस्टीट्यूट IIRR, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट राइस रिसर्च। ये कहाँ पे है? कटक, उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पे है? कटक, उड़ीसा। 1946 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1946 के अंदर। एक नंबर इंस्टीट्यूट तो ये हो गया। 2 नंबर इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? ये है जी मनीला, मनीला फिलीपींस में। फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। इसकी स्थापना जो थी वो हुई थी 1960 के अंदर। इसके बाद में अपने इसके अंदर और बात करें, जो अपनी राइस क्रॉप चल रही है, राइस जो क्रॉप चल रही है, इस राइस के अंदर देखें तो राइस का जो प्लांट है, राइस का जो प्लांट है वो सेल्फ पोलिनेटेड है। एक नंबर बात, यानी स्वपरागित है, स्वपरागित। नेक्स्ट बात करें तो ये C3 प्लांट है। क्या ये? C3 यानी जो C4 और CM जो 3 टाइप होते हैं, C3, C4 और CM, तो C3 प्लांट राइस है। इसके बाद में इसमें बात करें, सेल्फ पोलिनेटेड हो गया, C3 प्लांट हो गया, और सोर्ट डे प्लांट, यानी इसको देखो 2-3 प्रकार के होते हैं प्लांट्स, पहले बताया हुआ है। शॉर्ट डे हो गया, लॉन्ग डे हो गया और न्यूट्रल हो गया। तो इसके अंदर जो राइस किसके अंदर आती है? शॉर्ट डे प्लांट के अंदर आती है, यानी इसको कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में अपने बात करें राइस के प्रकार, राइस के प्रकार की अगर बात करें अपने तो प्रकार, राइस के प्रकार की अपनी बात करें तो 3 प्रकार राइस के पाए जाते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। यानी अपनी बात करें, फर्स्ट ऑफ होता है सुपर राइस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, सुपर के बाद में हाइब्रिड राइस। 3 नंबर की बात करें, गोल्डन राइस। जो गोल्डन राइस था ये किसने बताया था? ये बताया था इगो पोट्रिकस। ये एक साइंटिस्ट था
इकोपोट्रिकस है, जिसने गोल्डन राइस की अवधारणा दी थी। ये किस कहाँ का था? ये था जर्मनी का। ये कहाँ का था? जर्मनी का। नेक्स्ट अपने बात करें हाइब्रिड राइस की। हाइब्रिड अगर राइस की बात करें तो ये बताई थी युवान लोंगपिंग। युवान लोंगपिंग। सुपर राइस जो थी वो बताई थी जीएस खुश ने। सुपर राइस किसने बताई थी? जीएस खुश ने। ये जापान का वैज्ञानिक था और जीएस खुश कहाँ था? भारत का था। अपने बात कर रहे हैं सुपर राइस की। सुपर राइस जीएस खुश ने बताई थी, कहाँ का था? भारत का। हाइब्रिड राइस को किसने अवधारणा दी थी? युवान लोंगपिंग ने। कहाँ का था? जापान का था। गोल्डन राइस की बात करें, इकोपोट्रिकस वैज्ञानिक का नाम था और कहाँ का था? जर्मनी का। अपने इसके बाद में नेक्स्ट बात करें फिर अपने एक बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ राइस, यानी राइस का जो क्लासिफिकेशन है वो कितना है। इसमें सबसे पहले बात करें क्लासिफिकेशन, 24 प्रजातियां अपने क्या है? विकसित हैं। एक नंबर बात, अपने इनमें से सबसे पहले 2 ही प्रजातियों की बात करते हैं और 2 ही प्रजातियां क्या है? अपने मुख्यतः होती है। इसके अंदर भी अपने देखें तो जो 1 नंबर की बात करें अपने, तो अपने दोनों यहाँ क्लासिफिकेशन बना लेते हैं 2 प्रजातियों का। इसमें अपने देखें 1 नंबर आता है ओराइजा सेटाइवा, जो उसका बोटनिकल नेम था ना राइस का, वही। और दूसरा है गलेबेरिमा। गलेबेरिमा गलेबेरिमा। अब इसमें 1 नंबर ए नंबर दे दो, इसको बी नंबर दे दो। अब इसमें ओराइजा में देखें तो 3 स्पीसीज पाई जाती है, 3 प्रजातियां पाई जाती है। 1 नंबर बात करें तो इंडोनेशिया, नहीं सॉरी, इसमें ओराइजा स्टाइवा के अंदर बात करें तो 1 नंबर पाई जाती है इंडिका। कौन सी? इंडिका। ये विकसित कहाँ हुई थी? भारत के अंदर। दूसरी बात करें तो जेपोनिका। जो जेपोनिका है वो कहाँ पे विकसित हुई थी? जापान में। और लास्ट बच गई अपनी जवानिका। जवानिका कहाँ पे विकसित हुई थी? ये हुई थी जवानिका इंडोनेशिया में। अपने क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें 2 प्रजातियां हैं। 1 नंबर की बात करें ओराइजा स्टाइवा, इसमें बात करें इंडिका की भारत में, जेपोनिका की बात करें तो जापान में, जवानिका की बात करें तो इंडोनेशिया। गलेबेरिमा जो है इसमें प्रजातियां नहीं है। इसका एक ही चीज देखते हैं, ये गलेबेरिमा कहाँ पे उत्पन्न हुई थी, ये पूछ लेते हैं कई बार न्यू टाइप में। तो ये हुई थी अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के अंदर उत्पन्न। अब अपने बात कर ली थी प्रकार की। इसके बाद में अपने बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर बात करें अपने राइस के डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण की, तो इंडिया के अंदर अगर देखें, अपने भारत के अंदर देखें तो सबसे पहले 1 नंबर चीज अपने देखेंगे एरिया की। सबसे ज्यादा एरिया भारत के अंदर राइस का कहाँ पे? तो ये है पश्चिम बंगाल। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। इसके बाद में एरिया के बाद में एक चीज और देखते हैं अपने, प्रोडक्शन यानी उत्पादन देखते हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का ही है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें प्रोडक्टिविटी की, अगर अपने उत्पादकता की बात करें तो सबसे ज्यादा पंजाब की है, यानी बीघा के हिसाब से अपने देखें तो सबसे ज्यादा पंजाब में उत्पादन होता है। किसका? राइस का। अपने राइस क्रॉप पढ़ रहे हैं स्टेप टू स्टेप, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में,
प्रोडक्शन की बात देखें तो भी पश्चिम बंगाल है, और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पंजाब है। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं, अगर किस्मों की बात करें धान की कौन कौन सी किस्में फेमस है, अपने फेमस जो किस्में जो एग्जाम में पूछी जाती है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें पहले देखते हैं TN फर्स्ट, यानी जो TN फर्स्ट है वो विश्व की प्रथम किस्म है हाइब्रिड, यानी अपनी बात करें धान की किस्म का तो TN जो फर्स्ट है वो विश्व की प्रथम संकर किस्म है। 1964 में निकली थी। कब निकली थी? 1964 में। इसके बाद में अगर बात करें अपने IR8, ये भी विश्व की किस्म है संकर, अधिक उपज देने वाली। इसके बाद में अपने बात करें जया, जया जो वैरायटी है वो भारत की वैरायटी है, भारत की, यहाँ पे सुन लेना इंपॉर्टेंट चीज है, जो जया जो वैरायटी है वो भारत की है और प्रथम संकर किस्म है, सबसे ज्यादा उपज देने वाली, यानी जो प्रोडक्शन है वो इसका सबसे ज्यादा हाई है। कब विकसित हुई थी? 1968 के अंदर, 1968 के अंदर। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें राजस्थान की जो वैरायटी है, तो राजस्थान की जो वैरायटी है वो एक फेमस चलती है माही सुगंधा, माही सुगंधा। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें बात करें उत्परिवर्तन किस्म, एग्जाम में पूछा गया था एक बार BSc के अंदर कि राइस की उत्परिवर्तन किस्म का नाम बताइए, तो उत्परिवर्तन किस्म कौन सी है? उत्परिवर्तन किस्म है जगन्नाथ। कौन सी? जगन्नाथ। इसके बाद में अपने अगर बात करें तो जैसे CORH फर्स्ट, ये भी एक धान की किस्म है। इसके बाद में एक नेक्स्ट बात करें तो पुस्सा बासमती, पुस्सा बासमती, ये होगी किस्मों की बात। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ मैं बेटर। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया के अंदर अगर एरिया देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है, प्रोडक्शन देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है, प्रोडक्टिविटी अगर देखी जाए तो पंजाब की है, और कितनी है वो भी बता देते हैं, 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, सबसे ज्यादा निकली है इसलिए फर्स्ट स्थान इसका ही आता है पंजाब का प्रोडक्टिविटी में। इसके बाद में अगर वैरायटीज की बात करें तो फेमस वैरायटी जो एग्जाम में पूछी जाती है वो मैंने बताई है TN फर्स्ट, विश्व की प्रथम संकर किस्म, 1964 में विकसित हुई थी। इसके बाद IR8 की बात करें, विश्व की संकर किस्म है, अधिक उपज देने वाली है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें जया की, जया की जो वैरायटी है वो भारत की प्रथम संकर प्लस में सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली 1968 में। इसके बाद में अपने जैसे वैरायटीज होगी राइस की, इसके बाद में अपने सोइल का प्रिपरेशन करेंगे, सोइल देखेंगे क्या है। जो सोइल अपने राइस के लिए उचित मानते हैं वो क्ले मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, स्पष्ट बात एक। इसके बाद पीएच अगर देखा जाए, पीएच की बात करें तो मतलब जो क्ले मिट्टी है अपनी उसका पीएच कितना होना चाहिए, तो 5.5 से 6.5 तक होना चाहिए। इसके बाद में अपने बात करें कि क्लाइमेट की बात करें तो ह्यूमिड रीजन चाहिए, यानी आर्द्र क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में अपने बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर इसमें बात करें तो 21 से लेके 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद में अगर अपने जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर की बात करें, जर्मिनेशन की, तो मुख्यतः अपने जर्मिनेशन के लिए 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अपने बात करें अगर फ्लोवरिंग टाइम के अपने चाहिए, फ्लोवरिंग टाइम अपने को टेम्परेचर चाहिए
तो मुख्यतः 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट आता है डव स्टेज, कौन सी? पकावावस्था, यानी पकावावस्था के मध्य अपने को लास्ट में चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हो गया अपना क्लाइमेट की बात। अपने अगर क्लाइमेट की बात करें तो ह्यूमिड रीजन चाहिए, यानी ह्यूमिड क्षेत्र चाहिए इसके लिए। इसके बाद में अगर टेम्परेचर की बात करें तो 21 से 37 डिग्री इसको ऑल ओवर क्रॉप्स के लिए चाहिए। जर्मिनेशन अकेले की बात करें कि बीज अंकुरण की बात करें तो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ्लावरिंग टाइम की बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और डफ अवस्था या पकावावस्था की बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अपने को क्या चाहिए? क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अपने इसका देखते हैं सोविंग टाइम। सोविंग टाइम अपने अगर राइस का देखें तो अगर सोविंग टाइम की अपनी बात करें तो पहले इसमें 3 प्रकार का अवस्थाएं आती है। एक नंबर की बात करें, यहाँ पे अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ ले लेते हैं इसको। एक की बात करें अपने अस, अमन और बोरो। तो एक बार यहाँ पे अपने बिठा के इधर ले लेते हैं इसको। अपने बात करनी है सोविंग टाइम। सोविंग टाइम की अगर बात करें तो राइस जो है वो 3 ऋतुओं में बोई जाती है। मुख्यतः सोविंग टाइम इसका 3 ऋतुओं में कर सकते हैं। वो कौन कौन सी है? एक है अस, एक अपने ऋतु बोलते हैं अमन, एक बोलते हैं अपने बोरो। जो अस का समय बुआई का है, यहाँ पे अपने सोविंग करेंगे और यहाँ पे अपने हार्वेस्टिंग करेंगे। अपने जो अस की सोविंग करनी है, अस की जो सोविंग है वो मुख्यतः मई जून में करते हैं बुआई। इसके बाद में अपने देखें तो जो अमन है उसकी अपने करते हैं जून जुलाई में। इसके बाद में अपने बोरो की देखें तो नवंबर से दिसंबर में। ठीक है। अब अपने हार्वेस्टिंग की अगर बात करें अस की तो सितंबर से अक्टूबर। इसके बाद में अपने बात करें अमन की हार्वेस्टिंग, यानी अमन जो ऋतु है अपनी उसकी हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो नवंबर से दिसंबर में अपने कटाई की जाती है। अपने अगर बोरो की बात करें तो हार्वेस्टिंग जो बोरो की है वो मार्च से लेके अप्रैल तक अपने क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं। यहां तक समझ आ गया? जैसे सोविंग का टाइम बताया मैंने, सोविंग 3 ऋतुओं के अंदर अपने बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के 3 ऋतु है इसमें। 3 ऋतु है वो, एक नंबर है अस, 2 नंबर जो है वो अमन है, और 3 नंबर जो है वो है बोरो। और सोविंग का जो टाइमिंग है इनका, सोविंग की टाइमिंग देखें तो जो एस है उसकी टाइमिंग जो है मई जून, और हार्वेस्टिंग यानी कटाई है सितंबर अक्टूबर में। इसके बाद में अगर अपने अमन को देखें, अमन ऋतु को, तो जून जुलाई के अंदर सोविंग की जाती है, हार्वेस्टिंग नवंबर दिसंबर में की जाती है। बोरो की अगर बात करें तो नवंबर से लेके दिसंबर तक अपने सोविंग कर सकते हैं, और हार्वेस्टिंग जो है मार्च से लेके अप्रैल तक कर सकते हैं। इसके बाद में अपने सोविंग टाइम देख लिया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्पेसिंग की, यानी इसमें स्पेसिंग कितना रखा जाता है सोविंग करने के बाद में। जैसे अपने सोविंग करेंगे उस टाइम अपने को ध्यान देना है कि स्पेसिंग कितनी रखनी है, तो वो स्पेसिंग बता रहा हूं मैं।
सबसे पहले अपने देखते हैं कि एक बात तो हमेशा ध्यान रखनी है कि 20 इंटू 10 इंटू 4 यानी 20 का मतलब हो गया, ये टोटल डाटा क्या है सेमी के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। अब पहले क्या करते हैं, रो इंटू रो, बाद में आती है प्लांट इंटू प्लांट, यानी पहले दो कतारें, जैसे अपनी ये कतार है तो पहले जो दूरी नोटिस की जाती है हमेशा वो ये होती है रो इंटू रो। फिर अपने देखते हैं कि जो यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है, इसके जो मध्य दूरी है वो ये कहलाती है हमेशा, यानी इसका एक सीक्वेंस है स्पेसिंग का, जो सीक्वेंस है 20 इंटू 10 इंटू 4 सेमी। अपने बात करें रो इंटू रो की तो 20 सेमी, और प्लांट इंटू प्लांट की बात करें तो 10 सेमी। अगर अपने डेप्थ, अगर बीज की गहराई की बात करें तो 4 सेमी। अपने बात की है स्पेसिंग की, यानी रो इंटू रो 20, प्लांट इंटू प्लांट। के बाद में अपने बात करें, जैसे अपने स्पेसिंग की बात कर ली, सोविंग टाइम का बात कर लिया, अपने बात करें सीड रेट की। अगर सीड रेट की बात करें, सीड रेट सबसे पहले अपने देखें छिड़कवा विधि, यानी छिड़कवा विधि से, तो इसमें अपने को 100 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए सीड लेना पड़ेगा। इसके बाद में अपने बात करें ड्रिलिंग मेथड, ड्रिलिंग मेथड यानी मशीन से अगर अपने बुआई करेंगे तो 60 केजी प्रति हेक्टेयर अपने को सीड की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में अपने बात करें संकर यानी हाइब्रिड, हाइब्रिड सीड लेंगे अपने तो ओनली फॉर अपने को 15 केजी प्रति हेक्टेयर सीड लेना पड़ेगा। इसके बाद में अपनी बात करें डेपोग मेथड, ये एक विधि है, आगे आएगी तो मैं बता दूंगा। डेपोग मेथड, इसमें जब अपने करेंगे तो 3 केजी प्रति सीड यानी 3 केजी प्रति हेक्टेयर सीड अपने को लेना है। यानी अपने बात करें सीड रेट की तो छिड़कुआ विधि से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, और ड्रिलिंग मेथड में बात करें तो 60 केजी, और हाइब्रिड सीड की अगर बात करें तो 15 केजी प्रति हेक्टेयर, और डेपोग मेथड में अगर बात करें तो 3 केजी प्रति हेक्टेयर अपने को क्या लेना है, सीड रेट लेना है। अगर कैप्चर नहीं कर रहा है आपके पास है, अगर यूट्यूब में अगर वीडियो साफ नहीं नजर आ रही है तो आप पहले वहाँ पे 3 डॉट है, वहाँ से क्वालिटी को बढ़ा ले। पहले सबसे पहले बात ये करने वाली है, 360 आप कर लो तो क्वालिटी बड़ी आपको मिल जाएगी। सीड रेट के बाद में अपनी बात करें मेथड की कि कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। अपने मेथड की बात करें, मेथड की अगर बात करें, अगर बुआई के मेथड कौन कौन से हैं तो सीधा सिंपल भाषा बता दें अपने, सूखी विधि, गीली विधि। इसके अंदर क्या है कि एक वर्ड आता है पडलिंग, कौन सा, पडलिंग। पडलिंग जो वर्ड है इसमें क्या करते हैं, जो अपना खेत है इस खेत के अंदर पानी को भर दिया जाता है, चारों तरफ से इसको पानी से भर के इसमें जुताई की जाती है ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर से जुताई करके इसको एक गार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, गार, गार के रूप में इसको कर लेते हैं। इस विधि के अंदर फिर जो पौध होती है उस पौध को इसमें इस गार के अंदर रुपाई करते हैं। इस विधि को क्या कहा जाता है, पडलिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपने जैसे पडलिंग हो गया, सूखी विधि होगी, एक नाम मैंने यहाँ पे लिया था जो डेपोग मेथड, ये एक विधि है इसकी लगाने की, डेपोग। सर्वप्रथम इसमें बता दें 11 से 14 डेज तैयार होने में लगते हैं। फर्श के ऊपर अपने क्या करते हैं, सीड को बिछा के इसको तैयार किया जाता है। ये विकसित कहाँ पे हुई थी, ये बात करने वाली है, फिलीपींस, फिलीपींस में मनीला, कहाँ पे, मनीला, फिलीपींस के अंदर डेपोग मेथड को सबसे पहले विकसित किया गया था। इसके बाद में बात करें तो SRI विधि, कौन सी, SR,
इसके अपने देखें SRI विधि के अंदर, SRI विधि के अंदर सीड रेट देखें अपने सीड रेट तो 5 kg प्रति हेक्टेयर अपने को सीड चाहिए। अपने बात करें इरिगेशन की बात करें तो जो राइस है अपनी, उस राइस की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, 900 से लेके 2500 mm है। यानी ये फुल क्रॉप्स की है। क्या है? फुल क्रॉप, यानी बुआई से लेके हार्वेस्टिंग तक अपने क्या कर सकते हैं, इरिगेशन है जो वाटर कितना रिक्वायरमेंट है, 900 से 2500 mm। इसके बाद में अपने बात करें इसकी कितने mm तक अपने इसमें लगाते हैं, तो 5 सेमी तक अपने पानी की डेप्थ मतलब हाइट रखनी है कि फील्ड मेजर पर 5 सेमी तक पानी भर जाए तब अपने वो इरिगेशन मानते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट देखें तो 900 से 2500 mm है। अब इसके बाद में अपने देखें इसकी क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, यानी क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था की बात करें तो कल्ले फूटते समय, फ्लोरिंग समय और पकाव अवस्था, डफ अवस्था, यानी ये 3 जो क्रिटिकल अवस्थाएं हैं अपनी, ये मोस्ट है। इनमें अपने को पानी देना है तो देना ही है। इसके बाद में अपने देखते हैं रोग की अपने राइस के अंदर डिजीज कौन कौन से लगते हैं। तो डिजीज की अगर बात करें तो 1 नंबर की बात करें तो सबसे मुख्यतः खेरा रोग लगता है। कौन सा? खेरा रोग। ये किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है जिंक की कमी के कारण। सर्वप्रथम किसने ढूंढा था, किसने देखा था, वो बता रहा हूं। YL नेने ने 1966 के अंदर देखा था पंतनगर। कहां पे? पंतनगर में, उत्तराखंड। यानी खेरा रोग था, वो जिंक की कमी के कारण होता है। और YL नेने ने 1966 में पंतनगर उत्तराखंड में देखा था। इसके बाद में एक मोस्ट बात एक और है, ये सबसे ज्यादा किस अवस्था में लगता है, तो नर्सरी जो अवस्था है उसके अंदर ये रोग सबसे ज्यादा लगता है। इसका अगर अपने कंट्रोल देखें, क्या देखें, कंट्रोल की बात करें तो जिंक सल्फेट डाली जाती है 25 kg प्रति हेक्टेयर की रेंज के हिसाब से। इसके बाद में दूसरा रोग देखें तो ब्राउजिंग। कौन सा? ब्राउजिंग रोग। ब्राउजिंग जो डिजीज है ये FE के कारण होती है, फेरस के कारण। ब्राउजिंग रोग किसके कारण होता है? फेरस के कारण। इसका कंट्रोल देखा जाए तो फेरस सल्फेट की सफरी, फेरस सल्फेट। इसके बाद में अगर बात करें रोग की तो ब्लास्ट या झुलसा बोल दो, झुलसा। ब्लास्ट या झुलसा की अगर बात करें अपनी मुख्यतः तो कवक जनित रोग है ये। क्या ये? कवक जनित रोग है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो खेरा डिजीज है वो जिंक की कमी के कारण होता है। YL ने 1966 में पंतनगर उत्तराखंड में देखा था। नर्सरी के समय लगता है। किसके समय? नर्सरी के समय। कंट्रोल देखते हैं, जिंक सल्फेट 25 kg प्रति हेक्टेयर। ब्राउजिंग रोग 1 नंबर रोग हो गया। 2 नंबर ब्राउजिंग FE के कारण होता है। 3 नंबर रोग की बात करें ब्लास्ट या झुलसा, कवक जनित रोग है। इसके बाद में अपनी बात करें नेक्स्ट अपने कंप्लीट राइस पढ़ी है। राइस के बाद में अपने कल बात करेंगे मेज की। किसकी? मेज यानी मक्का। अपने पहले बताई थी मैंने सीरियल्स क्रॉप थी जो अपने राइस, मेज, सोरगम और पर्ल मिलेट, जिसमें से आज अपने कंप्लीट कर ली राइस। ठीक है, इसके बाद में कल कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेज। धन्यवाद।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय जवान जय किसान।